महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 17 साल बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है। इस फैसले पर कर्नल पुरोहित का पहला बयान भी सामने आया, जिस पर उन्होंने कहा, जय हिंद। राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। ट्रंप की टैरिफ घोषणा पर विवाद बढ़ने के बीच भारत सरकार ने 30 जुलाई को कहा था कि उसने अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार टैरिफ निर्णय पर ध्यान दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक बयान में आगे कहा गया कि भारत अमेरिका के टैरिफ के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। भारत सरकार ने बयान में हमारे किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई के कल्याण की रक्षा और संवर्धन में अपनी रुचि व्यक्त की है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने टैरिफ के मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि भारत पूरी मजबूती से इसका सामना करने में सक्षम है और सरकार इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास भी करेगी। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत की तैयारियों का जिक्र किया। इसी चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसदों पर आरोप लगाया कि वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संसद में पाकिस्तान के पक्ष में बोलते नजर आए, जैसे वो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के सांसद हों। आप समझे, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, ये अपनी शर्तों पर काम करता है। अगर कोई देश ये थोपना चाहे कि हम उन गायों का दूध को एक्सपोर्ट करें जिन्हें नॉनवेज खिलाया जाता है, तो वो हम कतई हमारी आस्था के खिलाफ कार्य को नहीं करेंगे। कोई चाहे कि हमारे यहाँ के किसानों की और जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो जाए, वहां के अगर एक्सपोर्ट को 100% इजाजत दे दे, तो ये हम कभी नहीं चाहेंगे। इसके अतिरिक्त मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात है, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी हमारे कुछ अपने एक लिमिटेशंस हैं, जिससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट अलाउ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो अमेरिकन कंपनीज भारतीयों का डेटा स्टोर करती है, वो फिलहाल भारत में ही रखती है। वो इजाजत चाहते थे कि बाहर ले जाए, उसे अमेरिका में भी यूज करे, वो हम कभी अलाउ नहीं करते। तो ये अमेरिका का निर्णय है। बहरहाल अब हम अपने शर्तों पर चीजों को करते हैं। ये चाहते थे कि हम रूस से जो है वो तेल नहीं ले, क्यों नहीं ले साहब, इतना सस्ता तेल है तो रूस से हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने टैरिफ जापान पर भी लगाया, लेकिन विपक्ष को सिर्फ यहीं पे जो इंडिया है उसी में इनको सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है। तो हम अंतिम तक कोशिश करेंगे कि ये नौबत नहीं आए, लेकिन अगर ये नौबत आए तो उसके लिए भी हमारी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार है। भारत अब एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग देश है और ऐसे टैरिफों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी अंतिम तक कोशिश जारी रहेगी कि ये ना हो। देखिए, ये इन्हें जापान से सीखना चाहिए। जापान में इसी तरीके का टैरिफ लगाया गया, भारत के साथ लगाया गया, वहां पक्ष विपक्ष एक साथ आया और उन्होंने इस निर्णय का विरोध किया और कहा कि साहब अगर ये निर्णय लगाएंगे भी तो हम सक्षम हैं इसको साथ निपटने के लिए। पर ये विपक्ष से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के सांसद नहीं बल्कि पाकिस्तान से आयातित सांसद हैं जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग तो वही लोग हैं ना जो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाना है तो मैकडोनल्ड को बैन कर दीजिए, यानी डोनाल्ड और मैकडोनल्ड के बीच में ये अंतर नहीं समझने वाले लोग हैं। हुदा साहब का बयान था, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पारसनाथ आश्रम प्रसूति स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस अवसर पर स्वामी रामभद्राचार्य भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर बात की और सामाजिक चेतना जगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसे प्रेम थोड़ी कहते हैं कि कोई हमारी माँ बहन को गाली दे हम सहते रहे, इसे प्रेम नहीं कहते। लव जिहाद के नाम पर हिंदू कन्याओं को फंसाना ये प्रेम है। हम दंड देंगे। गोस्वामी जी ने व्यवस्था दी, जाओ नहीं दंड करो खर तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। गोस्वामी जी का अपना एक चिंतन है, भले तुम्हें प्रतिकूल लगे ना, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। दंड होगा और दंड होना चाहिए। हमने इस बार 6 मई की रात में 1:05 पर जो ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर किस आधार पर किया था
कोई आधार तो होगा, था। ऑपरेशन सिंदूर का आधार था रामचरितमानस के सुंदरकांड के 82वें दोहे का 5वां वाक्य। हनुमान जी क्या कहते हैं? जिन मुहि मारे तिन मैं मारा, तही पर बांधे तनय तुम्हारा। जिन्होंने हमें मारा हमने उनको मारा। आतंकवादियों ने हमारे निर्दोषों पर हमला किया तो हमने 22 मिनट में व्यवस्था करने में 25 मिनट लगे थे। 25 लोगों को उन्होंने हत्या की थी। तो 25 मिनट में जो ऑपरेशन सिंदूर, उनके 9 ठिकानों को हमने तबाह किए थे। और फिर बदमाशी की थी, 11 एयरबेस तबाह किए। स्वयं पाकिस्तान का अब हमसे सहन नहीं हो रहा है। परसों का आपने मोदी जी का वक्तव्य देखा होगा संसद में, बहुत अच्छा वक्तव्य था, बहुत अच्छा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि अब नपुंसक मत बनो, अब नपुंसक मत बनो। हमें सस्ती लोकप्रियता जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे भारतीय सेना के कमांडर राजीव जी ने यही बात कही। रामचरितमानस का उदाहरण दिया उन्होंने भी। विनय न मानत, क्या है? जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। हमको अब सजग रहना है। तो वहीं गाजियाबाद स्वाट टीम, ट्रांस हिंडन जोन और लिंक रोड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मानसी ज्वेलर में विगत दिनों हुई लूट की घटना का सफलता अनावरण करते हुए 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, लूट के दौरान छीने गए सोने चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं रामपुर में जोगिंदर सिंह उर्फ बिट्टू पर उत्तराखंड के सिमरन शेखू गैंग के 8 बदमाशों ने प्रधान पति पर बीती शाम जानलेवा हमला किया था। रामपुर प्रधान पति जोगिंदर सिंह उर्फ बिट्टू पर उत्तराखंड के सिमरन शेखू गैंग के 8 बदमाशों ने प्रधान पति पर बीती शाम को जानलेवा हमला कर गैंग को थाना वोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से अवैध इंग्लिश पिस्टल, नकदी, लग्जरी स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। हालांकि कई दिनों से ग्राम प्रधान की हत्या करने की लगातार बड़ी साजिश हो रही थी। सिमरन शेखू गैंग ग्राम प्रधान पति जोगिंदर सिर्फ उर्फ बिट्टू की हत्या करने के लिए उत्तराखंड के सिमरन गैंग के शार्प शूटर कई दिनों से लगातार उसकी रैकी भी कर रहे थे। देखिए जी, रंजिश, चुनावी रंजिश है प्रधानी को लेके। पिछले पीरियड में भी था, आपने देखा होगा कि जब हमें प्रमाण पत्र मिला था तो उस टाइम शासन प्रशासन ने एक भारी पुलिस बल के मौजूदगी में हमें प्रमाण पत्र दिया था। वही चीज़ अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, वही हरकतें अब दोबारा शुरू हो गई हैं। भी बिलासपुर ब्लॉक में कितने प्रधान बने, किसी को कोई वो नहीं। लगभग हमें 2 गाड़ी फोर्स के साथ प्रमाण पत्र दिया गया। फिर मैडम प्रधान है, उनको घर तक छुड़वाया गया। प्रशासन ने जो नजाकत हालात मौके के उस टाइम के थे, तो वही मुल्लाखेड़े की प्रधानी को लेके ही ये सारी बड़ी रंजिश और ये बड़ा गेम प्लान हुआ है। एक्चुअली है क्या कि पब्लिक में चुनाव लड़के हमसे नहीं जीत सकते। तीनों ग्राम सभा का हमें भरपूर एक तरफा समर्थन है। तो रामपुर में मामूली कहासुनी होने पर रिक्शा चालक की पेचकस से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर 3 थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ई रिक्शा की भिड़ंत होने से कहासुनी हुई थी और इसी के बाद 55 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपी को भी पुलिस तलाश कर रही है। साहिबाबाद दिल्ली एनसीआर में बारिश जहां एक तरफ बीती रात हुई तो वहीं बारिश ने गर्मी में कुछ राहत जरूर दी, दूसरी तरफ ये बारिश अब आफत भी बनती जा रही है। खास तौर पर गाजियाबाद के पौष इलाकों की हालत देखकर अब सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर नगर निगम की तैयारियां कहां है।
बिजनौर में खेत पर काम करने गए पति पत्नी के खेत पर मिले शव, परिजन और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। गांव में इस हत्या के बाद से ही सनसनी फैल गई है। पति पत्नी के शव मिलने से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने पति पत्नी की हत्या की आशंका जताई। ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश भी देखने को मिला। पुलिस घटना का सही पता लगाने में जुटी हुई है। नूरपुर थाना क्षेत्र के गाँव अब्दुल रहमानपुर पुरैनी के जंगल का ये मामला है। तो वहीं बुलंदशहर में एडीजे बाराकोट ने 3 दिसंबर 2018 को हुई चर्चित सियाना हिंसा के सभी 39 बचे हुए आरोपियों में से 38 को दोषी करार दे दिया। इस घटना में तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। एडीजे बारा गोपाल जी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कुल 5 आरोपी प्रशांत नट, डेविड जोनी, राहुल और लोकेंद्र मामा को इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का दोषी पाया। वहीं बाकी के 33 आरोपियों को बलवे जानलेवा हमला और धारा 307 के साथ साथ गंभीर धाराओं में भी दोषी माना गया। अब 1 अगस्त को सजा का ऐलान भी किया जाएगा। कोर्ट ने सभी दोषियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज जो है 38 मुलजिमान के खिलाफ सुबोध कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक जो थे सियाना पे, उसके हत्या के अपराध में जजमेंट आना था। उसमें 38 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध कर दिया है और 38 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध करके सबको कस्टडी में लेकर के जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया है। सजा के प्रश्न पर 1 तारीख को सुना जाएगा। गिल्टी होल्ड किया है। कुल जो है 44 लोगों के खिलाफ, 44 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें एक मुलजिम प्रमांशु उर्फ राजा जुवेनाइल होने के कारण उसका जो है जुवेनाइल में जो है आज भी केस चल रहा है। यहाँ 43 लोगों के खिलाफ मुकदमा था। 43 में से 5 लोग दौराने मुकदमा मृत्यु हो गई। 38 लोगों के खिलाफ आज जजमेंट होना था। 38 लोगों के खिलाफ, जिसमें 38 में से 5 लोगों के खिलाफ 302 के अंतर्गत चार्जशीट आई थी। तो उन 5 लोगों को, जिनमें मुख्य रूप से प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जोनी, लोकेंद्र मामा, 5 लोगों को 302 आईपीसी के तहत गिल्टी होल्ड किया है। और बाकी जो है 33 जो मुलजिम बचे, उनको 307, 147, 148, 504, 506, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम, ये जो धारा थी उन सब में गिल्टी होल्ड। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के पलिया खीरी अंतर्गत दुधवा फाउंडेशन में कार्यरत महिला प्रेरक नाजरुन निशा ने एक साहसिक कार्य कर सभी को चौंका दिया। पलिया के ग्राम फुलवरिया में अचानक एक विशालकाय अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था। करीब 10 फुट से अधिक लंबे इस अजगर को देख लोग काफी डर गए थे, लेकिन नाजरुन निशा ने बिना डरे उसे सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। जानकारी मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और पूरी सतर्कता और अनुभव के साथ अजगर को पकड़ लिया। इसके बाद अजगर को पास के सघन वन क्षेत्र में ले जाकर सुरक्षित रूप से अवमुक्त कर दिया गया। तो वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर में खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल जी और खंडार प्रधान नरेंद्र चौधरी जी ने आज ओघाण पुलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने पर मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और सभी क्षेत्रवासियों को इस हालत से अवगत भी कराया, साथ ही सभी को सतर्क भी किया। प्रशासन को अति आवश्यक निर्देश भी प्रदान कर दिए गए हैं। इस दौरान जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि जनसेवा ही मेरा धर्म है। खंडार क्षेत्र में अतिवर्षा के बीच आप सभी से आग्रह है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो कन्नौज में चोरी कर लग्जरी कार से चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। एसओजी टीम ने लाखों के जेवर, कैश, 2 लग्जरी कार के साथ 4 को दबोचा। चोरों के 2 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी ने कहा कि कोई रोके ना, इसलिए शातिर बदमाश लग्जरी कार पर सवार होकर घटना को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए सभी चोर सीतापुर के रहने वाले हैं। गिरोह के सरगना आकाश पर कई जिलों में पहले से ही चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। लूट के 37 मुकदमे कुल उस पर दर्ज हैं। एसपी ने कहा कि गुरसहायगंज के भुजनरी गांव के कई घरों में उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तो वहीं कन्नौज में दबंगों में खत्म हुआ पुलिस का खौफ। दबंगों में अब पुलिस का कोई भी खौफ नहीं दिख रहा है। दबंगों की भीड़ ने मामूली विवाद के बाद घर पर धावा बोल दिया। पीड़ित ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। करीब आधे घंटे तक घर पर पथराव और लाठियां
पटकते रहे दबंग। खुलेआम गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर का यह पूरा मामला है। पीड़ित इब्रे अली ने एक नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। दूसरे पक्ष ने भी जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है। चलिए बात करेंगे अब देवभूमि उत्तराखंड की सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतगणना के लिए चिन्हित मंडी समिति मतगणना स्थल पर मतगणना का कार्य शुरू हो गया। सुबह 8 बजे से संबंधित अधिकारियों की निगरानी में स्ट्रांग रूम के ताले खोले गए और मतपेटियों को मतगणना स्थल पर लाकर मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ था। मतगणना स्थल पर शांति बनाए रखने और सुरक्षा के लिए क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी। पहले चरण के लिए वर्तमान समय तक हुई मतगणना के परिणाम स्वरूप बिलहरी चकरपुर ग्राम प्रधान आशा बिष्ट के साथ कुटरी ग्राम प्रधान से दीपा देवी, वीराबाग ग्राम प्रधान से कुलदीप सिंह, गोहर पटिया ग्राम सभा से गीता ज्वाला, नौगवा नाथ से माया देवी विजय हुई है। हमारे यहाँ पे समस्त कार्मिक की तरह हमारी जो चुनाव की मतगणना है वो चल रही है एंड हमारे यहाँ पे फर्स्ट राउंड 10 बजे तक हो चुका है पूरा। बहुत पीसफुल यहाँ पे हमारी काउंटिंग चल रही है। एडिक्वेट प्रेपरेशंस है हमारे यहाँ पे। अराउंड 150 पुलिस पर्सनल और अराउंड 350 काउंटिंग स्टाफ हमारा लगा हुआ है एंड हम देख रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा टाइम के अंतर्गत जो हमने एस्टिमेट किया है उसके अंतर्गत हमारी पूरी काउंटिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। तो वहीं देवभूमि हरिद्वार में पायलट बाबा आश्रम का विवाद अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते खूनी संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आश्रम स्थल संतों पर कई बार हमला भी किया जा चुका है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन कोई संज्ञान लेने के लिए भी तैयार नहीं है। लगता है कि पुलिस प्रशासन किसी बड़ी घटना के होने के इंतजार में है। विदित हो कि सोमनाथ गिरी उर्फ पायलट बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद से ही आश्रम की संपत्ति को लेकर आश्रम के संतों में विवाद जारी है। बाबा के आश्रम और कई संपत्तियों को बेचा भी जा चुका है। आश्रम में 3 गुट बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक गुट बाबा की संपत्ति और परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने और संत की मर्यादा को कायम रखने के लिए दावे करते हैं, लेकिन संपत्ति का मोह कोई भी नहीं छोड़ पा रहा है। इसके चलते सभी एक दूसरे के दावे को गलत करार दे रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर परिसर के आसपास अतिक्रमण बड़ी संख्या में हो रहा है। वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी के चलते मंदिर के रास्ते पर बेतहाशा अतिक्रमण पसरा हुआ है। दरअसल चंडी देवी मंदिर और वन विभाग के अंतर्गत ये आता है, लिहाजा अतिक्रमण को चिन्हित कर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी वन विभाग की ही बनती है। मंगलवार को प्रशासन वन विभाग की चंडी देवी मंदिर समिति के साथ हुई मीटिंग के बाद श्यामपुर थाना पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने यहां कई अवैध दुकानों को हटाया और 5 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। वन विभाग के अधिकारी भी अतिक्रमण को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। मनसा देवी मंदिर राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा में स्थित है। पार्क प्रशासन भी मंदिर के पास जमा अतिक्रमण को लेकर लापरवाह है और अतिक्रमण के बारे में भी इसमें डिस्कशन हुआ है कि कोई भी अवैध अतिक्रमण या अवैध दुकानें या रास्ते को अवरुद्ध करने वाली कोई भी गतिविधियां ना हो। तो इसके लिए वन विभाग भी पूरी कार्रवाई यहाँ पर करेगा। हमने कुछ दुकानें कल भी हटवाई हैं यहाँ से, लगने ही नहीं दी हमने सुबह से ही, ताकि ये मार्ग बिल्कुल क्लियर रहे। तो हम इस पर पूरा एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई। हम जो है यहाँ पर स्टाफ भी दोनों गेटों पर हम तैनात रखेंगे। साथ ही मंदिर समिति से भी हमने उनके भी कुछ व्यक्ति हमने तैनात रखने के लिए उनको कहा है। तो इसमें पुलिस और वन विभाग दोनों ही इसकी निगरानी करेंगे, दोनों गेट्स पर, ताकि जो है इसकी व्यवस्था उचित प्रकार से बनी रहे। इस बड़े फैसले के बाद न्यूज वॉच इंडिया ने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये फैसला न्याय की जीत है और आरोपियों पर लगाए गए झूठे आरोप आखिरकार बेनकाब हो गए। मालेगांव ब्लास्ट के अंदर में जो है 7 आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। और क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट के अंदर में जब देखा गया था तो उस वक्त प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 लोगों को मुलजिम बनाया गया था, लेकिन आज कोर्ट के फैसले के बाद में जो है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक तरह से न्याय को लेकर जो विश्वास बढ़ा है उसको लेकर हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है पंकज मीणा जी, उनसे बात करेंगे। पंकज जी, स्वागत है आपका चैनल के अंदर में। मालेगांव ब्लास्ट के अंदर में जिस प्रकार से उस समय की जो सरकार थी उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 लोगों को मुलजिम बनाया था और अब आज कोर्ट ने जो है उन्हें दोष मुक्त कर दिया है, तो क्या था पूरा मामला, बता दो। पूरे विश्व में आतंकवादी सामान्यतः एक धर्म विशेष से आते थे और देश में उन आतंकवादियों को प्रश्रय देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए या उनका ढाल का काम करने के लिए कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र के पूर्वक
हिंदू समाज का काम करने वाले लोग, अभिनव भारत संगठन जैसे लोग हों या प्रज्ञा ठाकुर जैसे साध्वी संत महिलाएं हों, उनको बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद नाम का नया शब्द गढ़ा और यहीं कांग्रेस का षड्यंत्र नहीं रुका। उसके बाद में उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द को बढ़ाने के लिए झूठे केस घड़े जो टोटली स्क्रिप्टेड और फॉल्स नैरेटिव थे। और आज 17 साल बाद में इस बात का न्याय हुआ और ये बात आज पूरे देश के सामने आई कि किस प्रकार से कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत हिंदू को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए और हिंदू समाज का काम करने वाले लोगों को बदनाम करने के लिए मालेगांव जैसे केस बिल्कुल से झूठे तरीके से घड़े गए। आज मैं समझता हूं कि देश के 144 करोड़ जनता पूरी इस बात की बड़ी खुशी मना रही होगी कि आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सहित 7 लोग जो हैं वो बरी हो गए और उनको न्याय मिला। ये केवल हिंदुत्व की विजय नहीं कह सकते, ये न्याय की विजय है और ये देश की जनता और देश की अस्मिता की विजय है। क्या लगता है आपको कि 17 साल बहुत ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि सरकार आपकी है, जो पिछली सरकार थी आज से 12 साल पहले की, उन्हें फंसाया गया, तो क्या लगता है कि ये षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया था और न्याय आने में, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी तो न्याय आने में इतना समय क्यों लगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चाहे देर आए पर दुरुस्त आए, न्याय मिला। हो सकता है थोड़ा समय लगाओ, पर कई बार सच्चाई को सबके सामने लाने में समय भी लगता है, परंतु ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आज न्याय मिला, सच सबके सामने आया और जो कांग्रेस का एक नैरेटिव था, एक षड्यंत्र था, वो आज जनता जान चुकी है। क्योंकि उस समय तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने भगवा आतंकवाद का नाम लिया था, तो क्या लगता है कि भगवा जो शब्द है वो कितना ठीक? क्योंकि आज भी भगवा के नाम पर देखा जाए तो कई साधु महात्मा अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं, तो क्या लगता है उस वक्त का जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था तो वो कितना हद तक सही था, या वो आज चरितार्थ हो रहा है? वो नहीं, निश्चित रूप से भगवा आतंकवाद जो शब्द गढ़ा गया था, न केवल पी चिदम्बरम ने संसद के अंदर बोला, उसके अलावा दिग्गी राजा तो गाए बगाए अपने PR चमकाने के लिए सब जगह बोलते रहते थे। और इन सब के विपरीत हमको याद होगा अच्छे से, सोनिया गांधी जी तो बाटला एनकाउंटर पे रोई भी बताते हैं। आप कांग्रेस की राजनीति का दुर्भाग्य देखिए, देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक तरफ तो आप हिंदू को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद करके वो कर रहे हैं, और एक तरफ जहां जो आतंकवादी थे जिसको मुठभेड़ में मारा गया, उसके लिए सोनिया गांधी जी आंसू बहाती थी। तो ये कांग्रेस के पराभव का ये सबसे बड़ा कारण भी यही है कि इन्होंने देश की जनता के नब्ज को टटोलने का काम नहीं किया, देश की जनता का सेंटिमेंट्स के ऊपर कभी काम नहीं किया, और ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति में विश्वास करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज जब देश की जनता के साथ कांग्रेस नहीं है तो देश की जनता भी कांग्रेस के साथ नहीं है। और आज कांग्रेस का लगभग 3/5 पूरा इसीलिए हो चुका कि वो देश की जनता के साथ नहीं है। क्योंकि बात की जाए तो जैसे कि आज जो अदालत का फैसला आया, उस फैसले के अंदर में जो विपक्षी पार्टी के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और हम इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो क्या लगता है कि ये मामला जो अभी कोर्ट की तरफ से आदेश आया है इनको दोष मुक्त करने का, तो ये और लंबा जाएगा? क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका ऐसी है कि आप हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, तो इनकी सजा क्या है? वापस सरकार को कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिससे कि, या कोई कानून के कोई ऐसे दावपेच लगाए जाएंगे जिसके अंदर में सरकार कहीं सोचे कि हमारे वोट बैंक पर कहीं इसका असर ना हो जाए? क्योंकि इस बार प्रज्ञा ठाकुर को टिकट भी नहीं दिया गया, वो एकमात्र एक सांसद थी एक बार की। देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित वकीलों का इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए और इसके खिलाफ अपील करने के लिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, कांग्रेस अपने कुकर्मों से आज 2 या 3 राज्यों तक सिमट के रह गई है और इसी पद्धति पे और इन्हीं सिद्धांतों पे कांग्रेस आगे चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-5 सालों के अंदर ये 2-3 राज्य भी कांग्रेस के खाते से निकल जाएंगे। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कांग्रेस को एक बार अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अंदर झांक के देखना चाहिए, क्या देश की जनमानस इन सब चीजों के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस को जिंदा रहने के लिए इस प्रकार के ओछेत कंडे अपनाना ठीक है? हाँ, और जहां तक बात है पैरवी करने की, जहां जहां सरकार की बात आएगी, सरकार पूरे मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। और अब वो जमाने गए जब आतंकवादियों को दिल्ली की संसद के अंदर बिरयानी खिलाई जाती थी। अब तो आतंकवादियों का एक ही ठिकाना है, या तो जेल या फिर बेहतर हुरों के पास में। और जहां तक बात है केस की, तो इस तरह के और भी कोई केस होंगे तो सरकार पूरी मजबूती से पैरवी करेगी। और ये अब देश की जनता हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का शब्द सुनने के लिए किसी तैयार नहीं है।
लास्ट सवाल आपसे है, क्योंकि बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव से ठीक 2 महीने पहले ये फैसला आया है, तो क्या लगता है बिहार चुनाव से पहले भाजपा या हिंदू संगठन या सनातनी संगठन इसका कितना पुरजोर फायदा उठा सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देश का सनातनी संगठन जो है वो कभी भी धर्म के आधार पर ना तो वोट करता है और ना ही कोई पक्षपात करता है। देश का जो सनातनी हिंदू समाज है वो केवल और केवल देश के लिए, भारत के विकास के लिए वोट करता है। भारत के विकास के लिए वो हमेशा मजबूत कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आने वाले, चाहे बिहार चुनाव हो या उसके बाद में और ठीक 6 महीने बाद में आसाम के चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मतों से जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो ये थे पंकज मीणा जी, प्रदेश के प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से कोर्ट के जो आदेश आए हैं ये एक तरह से हिंदू और सनातनी संगठनों की जीत है, सरकार की पैरवी की जीत है। और क्योंकि इनका कहना है कि भाई कांग्रेस के समय पर जबरदस्ती जो है जिन लोगों को कोर्ट केसों में फंसाया गया था, आज उनके साथ न्याय हुआ है और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का जो है एक तरह से अंत हुआ है। लेकिन अब ये समय ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव के अंदर में इस भगवा आतंकवाद का जो शब्द को एक तरफ से हटाया गया है और जिस प्रकार से जीत करके आए, इसको हिंदू वोटरों में कितना भुना पाती है।